गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करेंगे आर्म्स एक्ट 1959 का। आप लोग आर्म्स एक्ट से काफ़ी फेमिलियर हैं कि क्या होता है आर्म्स, क्या होता है, काफ़ी फेमिलियर हैं। कुछ लोगों ने मौका भी मिला होगा आर्म्स देखने का। तो सबसे पहला ये सवाल कि इंडिया के अंदर आर्म्स तो आपने सुना ही होगा। एक होता है लाइसेंस्ड आर्म, एक होता है अनलाइसेंस्ड आर्म। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लाइसेंस्ड आर्म का। तो लाइसेंस्ड आर्म क्या होता है? जो हम लोगों ने ट्रेडिशनल मूवीज़ में देखा होगा, पुलिस के पास होता है 304, उसको एक बार चलाने के बाद फिर से लोड करना पड़ता है। या पिस्टल देखा होगा, या फिर 202 देखा होगा, उसको भी हमें लोड करना पड़ता है। या फिर जो आपने अभी बैलिस्टिक्स में, तो शायद आप लोगों ने भी नहीं पढ़ा है, लेकिन बैलिस्टिक्स के अंदर आप लोग देखिएगा, एक होता है ऑटोमेटिक आर्म्स और एक होता है सेमी ऑटोमेटिक आर्म्स और एक होता है ट्रेडिशनल फॉर्म्स। ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ आर्म जो है, जो सोफिस्टिकेटेड नहीं है, उनका ही लिए ही हमें यहाँ पे लाइसेंस मिलता है। तो हम ऑटोमेटिक गन्स नहीं खरीद सकते हैं। तो AK-47 अगर आप लाइसेंस के हिसाब से भी अगर आप अपने पास रखना चाहते हैं तो वो आप नहीं खरीद सकते हैं, पोजीशन में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो उसके लिए आपको लाइसेंस मिलेगा ही नहीं। एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पोजेशन इन केस ऑफ योर, तो आपका पोजेशन और पोजेशन और क्या कहते हैं उसका जो ओनरशिप, इसके बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। तो जिसके लिए भी अब अगर देखिए कमांडो को मिला हुआ है या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस को मिला हुआ है, जो भी मिला हुआ होगा, दैट इज़ अगेन अ थिंग विच इज़ कॉल्ड द ओनरशिप एंड पोजेशन। हो सकता है पोजेशन उस सोल्जर के पास हो, लेकिन ओनरशिप जो होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है। तो जब वो रिटायर हो जाएंगे तो, या फिर किसी छुट्टी पे जा रहे हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है कि अपना वेपन साथ में ही लेके चलेंगे। दो अदर वेपन उनको मिल सकता है अपने प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन हो सकता है जो ऑटोमेटिक वेपन्स होगा वो उनको शायद ना मिले। तो ये आर्म्स एक्ट 1959 बात करता है लाइसेंस्ड और अनलाइसेंस्ड। तो लाइसेंस का बात हुआ कि आप सिर्फ वो गन्स रख सकते हैं जो कि ऑटोमेटिक नहीं होते हैं। ये एक अच्छा चीज़ है कि हमारे यहाँ पे ऑटोमेटिक गन्स का लाइसेंस नहीं दिया हुआ है। और आपने देखा होगा अमेरिका में काफ़ी बार ऐसा शूट आउट होता है जहाँ पे लोग जाके अंधाधुन गोली चलाते हैं, अंधाधुन फायरिंग करते हैं, उसमें लोगों का डेथ होता है। तो वहाँ पे भी बात चलता है कि हम लोग वहाँ पे सेमी ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक गन्स को अलाउ नहीं करना चाहिए। लेकिन जो भी हो, हमारे इंडिया का पोजीशन ये है कि सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक गन्स यहाँ पे अलाउड नहीं है। यहाँ पे सिर्फ अलाउड है जो कि सोफिस्टिकेटेड गन्स नहीं है। सेकेंडली, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम का एरिया है वो है अनलाइसेंस्ड गन्स, जिसको हम लोग देसी कट्टा बोलते हैं। या फिर आपने मिर्ज़ापुर में देखा होगा जो कालीन भैया थे जिस चीज़ का वो व्यापार करते थे, वो था आपका अनलाइसेंस्ड गन, जो कि इसको हम लोग कहते हैं कट्टा। और वो बहुत ही इजीली अवेलेबल है हमारे इधर बिहार में। और ये इजी अवेलेबिलिटी होने का सबसे बड़ा रीज़न है कि ब्रिटिश के टाइम पे जो भी ये गनस्मिथ थे, उन लोगों ने ये काफ़ी रिसर्च करके ये बनाया था, गन बना लेते थे। तो उनको अगर आप आज के दिन में रशियन गन्स भी दिखाएंगे तो हो सकता है वो रशियन गन्स आपको बना के, डिज़ाइन करके बना के दे दे। बट हो सकता है कि वो क्वालिटी नहीं हो, लेकिन फिर भी लोगों को मारने के लिए वो काफ़ी होता है। तो इंडिया में जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादातर प्रॉब्लम है अनलाइसेंस गन का। अगर हम लोग लाइसेंस गन और अनलाइसेंस गन का रेशियो देखेंगे क्राइम्स में, तो हमें लगता है कि 85 से 90% केसेस में अनलाइसेंस गन ही यूज़ होता है किसी क्राइम को कमिट करने के लिए। और लाइसेंस गन 10% केसेस में होता है, सेल्फ डिफेंस के केसेस में होता होगा। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट 90%, 85 to 90% ऑफ द केसेस में आपको अनलाइसेंस गन ही यूज़ किया जाता है किसी क्राइम को करने के लिए। नाउ तो आर्म्स एक्ट किस चीज़ का बात करता है? गवर्न्स मैटर रिलेटेड टू एक्विजिशन, पोजेशन, मैन्युफैक्चर, सेल, ट्रांसपोर्टेशन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन। यहाँ पे आर्म्स का भी बात करता है और एम्यूनिशन का भी बात करता है। इट डिफाइन अ स्पेसिफिक क्लास ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स एंड एम्यूनिशन, restricts their use and prescribe penalties for contravention of its provisions। तो ये काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि हम लोग यहाँ पे एक्विजिशन, पोजेशन, मैन्युफैक्चर, सेल, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट,
सब चीज़ का बात करते हैं। तो यहाँ पे जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का भी हम बात करते हैं, तो अगर हम एक्सपोर्ट करके भी सेमी ऑटोमेटिक गन लेके आते हैं तो भी ये आर्म्स एक्ट के खिलाफ होगा। तो हम आर्म्स एक्ट में हम कोई भी ऑटोमेटिक गन अपने पास नहीं रख सकते हैं। नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चर, सेल, ट्रांसपोर्टेशन एंड पोजेशन। तो मैन्युफैक्चर, सबसे पहले अगर हम लोग देखें मैन्युफैक्चर, तो मैन्युफैक्चर क्या होता है? तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे सेमी ऑटोमेटिक गन्स या ऑटोमेटिक गन्स का मैन्युफैक्चर तो हम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ गन्स होते हैं उनका मैन्युफैक्चर करते हैं, सिंगल शॉट का मैन्युफैक्चर करते हैं, जो कि आर्म्स एक्ट में वो भी एक गलत चीज़ है। सेक्शन 7 forbids the manufacture, sale and use of prohibited arms unless it has been specially authorized by the central government। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही ऐसा अथॉरिटी है जो कि आर्म्स का मैन्युफैक्चर करने का परमिशन देती है। तो हमारे यहाँ पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के पास ही एक लौता पावर है हमारे यहाँ पे जो मैन्युफैक्चर कर सकती है आर्म्स एंड एम्यूनिशन। तो आर्म्स एंड एम्यूनिशन का जो मैन्युफैक्चर होता है तो वहाँ पे होगा, और जो भी बाहर से गवर्नमेंट ऑर्डर देती होगी वो जो इंपोर्ट होता होगा, जो वेपनरी, आर्म्स, एम्यूनिशन, आर्टिलरी, जो भी इंपोर्ट होता होगा जो कि हम लोगों ने ऑर्डर दिया है वो मान्य होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो हमारे यहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्री चल रहा है मुंगेर में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे बहुत सा छोटा छोटा जगह में कट्टों का व्यापार चलता है, जहाँ पे आप बहुत ही कम पैसे में ये वेपन खरीद सकते हैं। ये वेपन जो कहीं पे भी मिलता है, दीज आर अनलाइसेंस गन्स, और ये एक बुलेट फायर होता है, जो कि एमिनेशन जो भी आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से बना हुआ है वही बुलेट इसमें भी काम करता है, और वहाँ से बुलेट काम करके आप किसी को मारने के लिए यूज़ करते हैं। हो सकता है आपने बहुत बार देखा होगा कि वो कट्टा चलाते वक्त आपका वो हाथ में ही फट जाता है, हाथ को नुकसान पहुँचता है, बट दीज आर थिंग्स विच आर वो उसके ऊपर होते हैं वो लोग, और उसको यूज़ करते हैं क्राइम को कमिट करने के लिए। तो सेक्शन 7, इसमें सेक्शन 27 जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है। 27 बात करता है दैट एनी पर्सन कॉन्ट्रवेंशन शैल रिजल्ट इन द डेथ ऑफ इन पर्सन शैल बी पनिशेबल विद डेथ। तो 27 में बताया गया है कि कोई भी पर्सन अगर अनलाइसेंस आर्म या फिर जो देसी कट्टा है उससे किसी का अगर गोली मारता है और उससे उसका डेथ हो जाता है तो वो भी पनिशेबल बाई डेथ होगा। 27(3) ऑफ द एक्ट वॉज चैलेंज्ड, ये चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में 2006 में, और ये जो अमेंडमेंट हुआ था ये हुआ था 1988 में। इसमें बोला गया था कि शैल बी पनिशेबल विद डेथ, मतलब कि अगर कोई मर गया तो उसके लिए उसको डेथ का ही सेंटेंस मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो ये तो एक तरह से समझिए कि और कोई सज़ा उसको मिल ही नहीं रहा है, सिर्फ डेथ ही मिल रहा है। तो यहाँ पे बोलता है कि इस केस में क्या हुआ, स्टेट ऑफ पंजाब, द फाइनल वर्डिक्ट नॉट ओनली अफेक्ट द एक्ट इन क्वेश्चन बट मे हैव इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन ऑन कंट्री क्रिमिनल लॉ। क्योंकि अगर किसी में हम बोल रहे हैं कि मर्डर में भी हमने लिखा हुआ है कि अगर कोई आदमी मर जाता है तो उसके लिए हो सकता है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिले, या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिले, या फिर कोई भी अलग सज़ा प्रेस्क्राइब्ड है। सिर्फ डेथ नहीं है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, डेथ है, पनिशेबल विद 10 ईयर्स है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है पनिशेबल विद डेथ। तो ये थोड़ा सा अटपटा था। तो यहाँ पे बोला गया कि व्हेन द लॉ वाज फर्स्ट इनैक्टेड सेक्शन पोजेशन ऑफ एनी आर्म शैल बी पनिशमेंट, जो पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स और विथ फाइन। तो सबसे पहले जो यहाँ पे बताया गया था वो क्या था, वो बोलता है शैल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 7 ईयर्स एंड विथ अ फाइन। 1988 में ये एनहांस कर दिया गया पनिशमेंट को, क्योंकि यहाँ पे हमारा टेररिस्ट एक्टिविटी और एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ बढ़ रहा था। तो 1988 में हमने पहले देखा 1959 का था आर्म्स एक्ट, 1959 से 1988 तक जब तक अमेंडमेंट नहीं हुआ था तो वो क्या था, इम्प्रिजनमेंट अप टू फॉर 7 ईयर्स एंड और विथ फाइन, यही था। लेकिन 1988 के बाद उसको क्या चेंज कर दिया गया कि प्रोवाइड फॉर एनहांस पनिशमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ टेररिस्ट एंड एंटी नेशनल एक्टिविटीज़। तो उसको फिर से हमने कर दिया कि सीधे डेथ, बीच में कुछ भी नहीं, सीधा डेथ।
तो इसके लिए दलबीर सिंह ने और स्टेट ऑफ पंजाब में उसको चैलेंज किया गया। चैलेंज करने के बाद 2011 में उस चीज़ का फिर से ये लिया गया और फिर बोला गया कि दैट कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 7 दैट रिजल्ट इन डेथ ऑफ एनी शैल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट। ये पहले दिया गया था शैल पनिशेबल विथ डेथ, अब उसको क्या कर दिया शैल बी पनिशेबल विथ डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड ऑल्सो भी लाइबल फॉर फाइन। तो ये थोड़ा सा चेंज कर दिया 2011 के अमेंडमेंट में हुआ, जबकि 2011 में ये अमेंडमेंट लाया गया। लेकिन 1988 से लेके 2011 तक यही प्रोविज़न था कि उसमें डेथ ही मिलेगा। 2011 के बाद 2019 में फिर से एक अमेंडमेंट बिल लाया गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा था अनलाइसेंस गन का। तो अनलाइसेंस गन का रोकने के लिए, अनलाइसेंस गन को कंटेन करने के लिए इस पनिशमेंट को फिर से एनहांस किया गया कि ये डेथ होना चाहिए, पनिशेबल विद डेथ होना चाहिए। और उसको यहाँ पे लिखा गया कि कोई भी इसको थोड़ा वर्डिंग्स को चेंज किया गया और कहा गया कि सेक्शन 7 में जो भी मैन्युफैक्चर और सेल में भी इन्वॉल्व होंगे, भले उससे उसका क्या कहते हैं डेथ होता है नहीं होता है, उसका भी मैक्सिमम पनिशमेंट उन्होंने कर दिया है विथ लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ। तो अभी पहले तो था कि अगर आप मैन्युफैक्चर करते हैं, सेल करते हैं, उससे कोई और आदमी उसको लेता है और उससे किसी को मार देता है, तब तो बस आप खरीदने वाले को बोल रहे थे। लेकिन खरीदने वाला तो खरीदने वाला है, लेकिन जो मैन्युफैक्चर करने वाला है उसके लिए तो सिर्फ सेक्शन 7 था और उसके लिए वो छोटे पनिशमेंट में छूट जाता था। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि ये जो कम पनिशमेंट में छूट रहा है, तो जो मैन्युफैक्चर या फिर सेल कर रहा है उसके लिए भी ये प्रावधान बनाया कि अगर कोई मैन्युफैक्चर करता है, कोई उसको बिक्री करता है, तो उसके लिए भी उसका पनिशमेंट जो होगा, मैक्सिमम पनिशमेंट, वो भी डेथ होगा। बाकी उसका वर्डिंग वैसे ही रखा गया, शैल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ विच टर्म फॉर वॉट एवर ईयर्स विथ डेथ पेनल्टी भी उसको मिलेगा। मतलब इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हुआ, इम्प्रिजनमेंट फॉर सम टाइम हुआ, उसके बाद लाइफ भी हो सकता है या फिर डेथ पेनल्टी भी हो सकता है। पहला ये चीज़ चेंज किया गया है 2019 के अमेंडमेंट में। दूसरा अमेंडमेंट जो किया गया वो था कि पहले कोई भी व्यक्ति 3 लाइसेंसी गन अपने पास रख सकता था, जिसको अब कर दिया गया है कि एक पर्सन सिर्फ एक लाइसेंसी गन ही अपने पास रख सकता है। बाकी को उसको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में या फिर जो भी आर्म्स डीलर हैं उसके पास जाके सबमिट करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक टाइम पे सिर्फ एक ही गन का लाइसेंस आपको दिया जाएगा। तीसरा चीज़, पहले आप देखते होंगे कि किसी भी जगह पे या मैरिज फंक्शंस में लोग हवाई फायर करते थे, मे बी फॉर द रीजन कि अपना शान बान दिखाने के लिए, फॉर एन नंबर ऑफ पर्पस, किसी भी पर्पस के लिए वो करते होंगे। लेकिन अगर उसमें कोई घटना घट जाती थी तब उसको सज़ा मिलता था। 2019 अमेंडमेंट में सिर्फ गोली चलाने पे ही 2 साल का सज़ा दिया गया है। चाहे उससे अगर किसी का डेथ हो जाए तो वो तो अलग चीज़ है, उसके लिए फिर अलग से पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन अगर सिर्फ गोली चलाया गया है वहाँ पे किसी शादी ब्याह में या कहीं पे भी किसी भी मौके में, ऐसे ही लोगों का हुजूम है और वहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं और आपने गोली चलाया है, तो वहाँ पे भी आपका जो पनिशमेंट होगा वो 2 साल का पनिशमेंट वहाँ पे तय है। तो ये सब कुछ कुछ चेंजेस लाया गया है आर्म्स एक्ट के द्वारा। ये आर्म्स एक्ट भी आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए है। तो आप लोग आर्म्स एक्ट के बारे में कुछ तो आपको जानकारी मिला ही होगा। आर्म्स एक्ट जो आपका पढ़ना है वो यूनिट लास्ट यूनिट में थोड़ा सा जानकारी चाहिए उसमें, तो उम्मीद करते हैं इतना जानकारी आपके लिए ठीक है। और आपको अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं।